नमस्कार बच्चों। 8वीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे पाठ नंबर 4, जिसे शीर्षक दिया गया है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री और इसके लेखक हैं श्री शंकर दयाल शर्मा जी। इस पाठ के लेखक का वर्णन सुनना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि शंकर दयाल जी का मैं कुछ वर्णन करूं पाठ के अनुसार तो भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आपको पहली लाइन से ही पता चल गया होगा कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके ऐसे हमारे शंकर दयाल शर्मा जी ने यह पाठ प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपनी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं के अंदर काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। इस तरह उन्होंने बहुत सारी किताबों का श्रेय भारत को दिया है। पाठ की बात की जाए तो इसके अंदर श्री लाल बहादुर शास्त्री का रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है, यानी उनके व्यक्तित्व की काफ़ी सारी ऐसी विशेषताएं प्रस्तुत की गई हैं। साथ में बताया गया है कि वो कितने कर्मठ थे और कितने गुणों से भरे हुए थे। कर्मठ होना यानी कि अपने कार्य के प्रति समर्पित होना, सभी कुछ अपने कार्य को ही दे देना। तो ऐसे उत्कृष्ट ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। उनके इन गुणों के आधार पर देखें पाठ के अंदर लेखक श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने किस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चलिए पाठ की शुरुआत करें तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। मुझे यानी कि हम लेखक का वर्णन समझेंगे। यहाँ पर शंकर दयाल जी समझते हैं कि उनका पूरा जो जीवन है वो हमेशा कर्म से भरा हुआ है, यानी कि जीवन में श्रेष्ठ कार्य करना ही जैसे उनके जीवन का मूल उद्देश्य रहा हो। इसलिए उनके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया था कर्मयोगी, यानी कि हमेशा अपने कार्य को पूरा करने की धगस रखने वाला व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। एक सामान्य से परिवार से निकलकर वे प्रधानमंत्री जैसे श्रेष्ठ पद पर पहुँचे। तो बच्चों, ये सामान्य व्यक्ति के हाथ की बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने कार्य को ही महत्व देता है, कर्म को ही योग मानता है, तो वही व्यक्ति इस तरह सामान्य परिवार से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। कई बार समाज में हम बच्चों ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमेशा यही कहते हैं कि मेरे नसीब में ये नहीं है या मेरे हाथों की रेखा में ये सफलता नहीं है। इस प्रकार वो बैठ जाते हैं और कोई काम नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। वो जानते थे कि कार्य करने से हमें सफलता अवश्य मिलती है, इसके लिए हमें भाग्य को दोष नहीं देना है। आगे देखें, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, यानी काम है वो उनके लिए भगवान था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। वो ये कभी नहीं सोचते थे कि मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे क्या फल मिलेगा, मैं कितना आगे बढ़ूँगा, लेकिन सिर्फ कार्य करते रहना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहता था। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस अवसर और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं ये कार्य करूं और लोग मुझे जानें, मैं ये कार्य करूं और लोग मेरी प्रशंसा करें, ऐसा वो कभी नहीं चाहते थे। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योग का प्रतिरूप था। जैसे भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण ने कहा है कि कार्य करो और फल की चिंता मत करो, तो इस तरह उनका जीवन भी बिल्कुल उसी तरह दिखाई देता है।
इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यानी कि वो कर्म के साथ तो जुड़े हुए हैं तो उन्हें कर्मयोगी कह सकते हैं, लेकिन निष्काम कर्मयोगी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि हर बार वो कार्य करते थे लेकिन कभी फल की इच्छा उन्होंने नहीं रखी। यानी कि कोई भी कामना इच्छा उन्होंने नहीं रखी। पेज नंबर 20 पर देखिए। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले इन बातों को फिर से समझें। तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी वो कार्य हाथ में लेते हैं उसमें उन्हें श्रद्धा थी, यानी विश्वास होता था, और उसके प्रति वो अपना कर्म भाव दिखाते थे। यानी कि हमेशा उस कार्य के लिए वो कार्यरत रहते थे, उसे पूरा करने के लिए हमेशा काम करते थे और अपना पूरा जो ध्यान है, अपना पूरा जो समर्पण है उस कार्य के लिए ही वो लगा देते थे। अपने एक भाषण में उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था। उनका भाषण कुछ इस तरह था। यहाँ तक कि भले ही आप राजनीति के क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करें। दायित्व यानी जिम्मेदारी को निभाएं और आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ कार्य कर रहा हूँ या कार्य कर रही हूँ ये सोचकर नहीं, लेकिन अपने मन से जब वो कार्य करेंगे उसमें आप अपनी भक्ति और अपना सर्वस्व दे देंगे, तभी वह कार्य श्रेष्ठ बन पाएगा। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। यानी कि शंकर दयाल जी कहते हैं कि शायद वो इतने बड़े राजनेता बने तो इसके पीछे उनका यह समर्पण भाव ही रहा होगा। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। वो श्रम करते थे, मेहनत, सेवा करते थे लोगों की, और उनका जो जीवन है वो सादगी से भरा हुआ था और अपने कार्य को ही उन्होंने अपना संपूर्ण समर्पित कर दिया। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं होते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। हम कभी उनको देखें, आपने फ़ोटो देखा होगा, तो देखते ही हमें लगता है कि वो कितना सादगी पूरा भरा जीवन व्यतीत करते होंगे। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ करते थे वह कहते थे वही करते थे। कई बार लोग क्या होते हैं, राजनेता ऐसे होते हैं कि खुद बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें सलाह देते हैं, लेकिन खुद ऐसा कार्य नहीं करते। तो शास्त्री जी का यही एक उद्देश्य था कि जो कहते थे वो करते भी थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही करते थे। जो भी कार्य हो उससे मेरे देश को क्या फ़ायदा होगा, यही वो सोचते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चारित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। कोई भी व्यक्ति है वो देश के लिए जब समर्पित हो जाता है तो लोगों की उसके प्रति विश्वास की भावना और बढ़ जाती है। पंडित नेहरू जी की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। यानी कि नेहरू जी ने जो राजकाज थोड़ा सा संभाला था, उसे आगे ले जाने का कार्य काफ़ी कठिन था। तो ये कार्य किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। यानी देश ने उनमें श्रद्धा दिखाई और शास्त्री जी ने उस श्रद्धा के ऊपर खरा उतर कर दिखा दिया। लोगों के अंदर विश्वास संभाल कर रखा, या फिर उनका जो विश्वास है वो उन्होंने कायम रखा।
शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे तब भी सामान्य ही बने रहे। कई बार क्या होता है कि देश के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर पहुंचकर लोगों के अंदर घमंड या कोई अलग प्रकार का जुस्सा आ जाता है, उनका रहन सहन बदल जाता है, लेकिन हमेशा लाल बहादुर शास्त्री सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आदर्श आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही उन्होंने सन 1921 में अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। यानी लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उनका ज़्यादातर जो जीवन था वो बापू यानी कि गांधी जी से प्रभावित था और सन 1921 में गांधी जी के आंदोलन से जुड़कर ही उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों यानी कि विचारकों का जैसे कि डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इनके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यानी कि अगर आपके अंदर विनम्रता है, विनम्रता यानी कि दूसरों के सामने कैसा व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, हमेशा जो अपना व्यक्तित्व है उसे बिल्कुल सामान्य बनाकर रखें तो ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो इस बाइबल की उक्ति को कि पृथ्वी के वारिस वही होंगे जो एकदम सामान्य होंगे या विनम्र होंगे, तो ऐसे विनम्रता लाल बहादुर शास्त्री में देखने को मिलती थी। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की। बिल्कुल कम उम्र में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अपना योगदान देना शुरू किया या वे उस समय उसके अंदर शामिल हो गए। गांधी जी के आह्वान करना यानी बुलाना, गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहता। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया है। अछूतोद्धार यानी कि जो पहले छुआछूत की भावना होती थी या ऊंच नीच की भावना होती थी, तो उसके उद्धार के लिए जैसे गांधी जी ने शूद्रों को, अछूतों के उद्धार के लिए कार्य किया, वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री भी इस कार्य में उनके साथ रहे। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यानी कि आपको हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर नमक तोड़ो आंदोलन की बात आपने सुनी होगी, तो उसी के अंदर वे शामिल हुए और इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा जो शुरू हुई तो वह सन 1942 तक यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। बच्चों, उस समय ऐसा होता था कि अंग्रेज देखते कि यह व्यक्ति है वो भारत को आज़ाद करवाने के लिए काफ़ी कार्य कर रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता ला रहा है, तो ऐसे नेताओं को या स्वयं सेवकों को अंग्रेज जेल में डाल देते थे। और इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी अनेक बार जेल यात्रा की थी। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक होगी। यानी कि भले ही जेल जाना पड़े, कितने ही कष्ट भोगने पड़े, लेकिन मेरा देश आज़ाद हो जाए, ये बात उनके अंदर देखी जा सकती है। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन के भाग
भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। हम जेल का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, तो ऐसे समाज सेवक या फिर देश को आज़ाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाले ऐसे राजनेता लाल बहादुर शास्त्री 1942 के समय 3 साल तक जेल के अंदर रहे। लेकिन इसके पीछे उनका मूल एक ही ध्येय था कि भारत आज़ाद हो। इस दौरान शास्त्री जी यहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। यानी कि किसानों के उद्धार के लिए भी लाल बहादुर शास्त्री ने काफ़ी कार्य किया था। इसके बाद के 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका के किसी न किसी रूप में जुड़े रहे नगर पालिका से। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव से भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के निकट परिचित करवा दिया, यानी लोगों से काफ़ी निकट रहे, इससे उनकी समस्याओं को जानने लगे। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित थे, यानी कि लोगों की समस्याएं जान चुके थे और उसे कैसे हल करना है वो भी समझ चुके थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अद्भुत क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए, यानी कि इस सभा के लिए चुने गए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। यानी कि जैसे हम स्कूल के अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ हमारे गुरु होते हैं, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक गुरु ही माना था। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्हें रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। यानी कि हर एक क्षेत्र में वो मंत्री बने और हर बार उस क्षेत्र के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया, यानी कि उसके लिए बहुत ही काबिल ऐसे नेता वो साबित भी होकर दिखाते हैं। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। कोई भी राजनेता है, वो अगर कुर्सी पर बैठ जाए तो उसे लगता है कि सभी मेरे नौकर हैं। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का स्वभाव ऐसा था कि वो ये मानते थे कि मुझे जनता की सेवा करनी है, उनसे अपनी सेवा कभी भी करवानी नहीं है, यानी कि खुद को जनता का सेवक कहते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही थी, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता उन्होंने प्राप्त की। इसी लोकप्रियता का प्रमाण था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर
रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। सिर्फ 19 महीने तक ही वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे, लेकिन काफ़ी लोकप्रियता और सफलता उन्होंने प्राप्त की। ये सबसे बड़ी बात है। आगे देखिए, शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। उनका एक ही उद्देश्य था कि मेरे देश का विकास कैसे हो। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, यानी कि जिन पदों पर उन्हें रखा गया उसके लिए वो काफ़ी काबिल थे। लेकिन उन्होंने हमारे आत्मसंयम के काम के लिए तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को ही तरजीह दी, यानी कि हमारे अधिकार से पहले हमारा कर्तव्य क्या है यह हमें सोचने के लिए उन्होंने बाध्य किया या फिर समझाया कि हमारा अधिकार बाद में देखो, लेकिन पहले क्या आपने अपना कर्तव्य पूरा किया है। आपका काम पूरा होगा तो आपको अपना अधिकार अवश्य मिल जाएगा। यानी कि उनका पूरा जो जीवन है वो कार्य को ही समर्पित था और इसीलिए वो कर्मयोगी कहे गए। आगे लेखक लिखते हैं, तो शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह यानी कि विदाई समारंभ दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। यानी अपने भाषण में उन्होंने कहा, आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक यह सोचिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यानी कि आप कुछ भी बनना चाहें, कोई भी आपकी मंजिल हो चलेगा, लेकिन सबसे पहले मन में ये विचार रखो कि आप देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रद कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं तो इससे आपको कई सारे अधिकार मिलते हैं, लेकिन आपका इसके प्रति कुछ कर्तव्य भी होगा, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक यानी कि लोकशाही, जो निजी स्वतंत्रता देता है, यानी कि सब लोग उस समय इस देश में स्वतंत्र हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों की तहत होना चाहिए। यानी कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता ऐसी भी अपने अंदर मत रखिए कि आप कुछ भी करें और आपको समाज या सरकार कुछ भी न कहे। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अपनी हद के अंदर रहकर आपको इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। अधिकार, कर्तव्यों और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। यानी कि आज हम भारत को आज़ाद मानते हैं तो हमें ये लगता है कि हम समाज में रहकर कोई भी गलत कार्य करेंगे तो हमें इस समय शास्त्री जी की बात याद रखने की ज़रूरत है कि हम भले ही आज़ाद हैं, लेकिन उस आज़ादी के कुछ नियम हैं जिसके अनुसार हमें चलना होगा। तो इस तरह हमने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपना जो पूरा जीवन है देश के लिए समर्पित कर दिया और इसी कारण वो देश के श्रेष्ठ नेता के रूप में आगे आए और जवाहरलाल नेहरू के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के उच्च पद पर रखा गया। और हम ये भी याद रखें कि लाल बहादुर शास्त्री एक सामान्य से परिवार से निकलकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे।